नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है और कितने तलबगार हैं मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल होने के, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर बताएंगे, पुलिस के स्टेट कार्डर को लेकर के हाईकोर्ट में एक मामला लगा था और हाईकोर्ट में जो वहां से कह सकते हैं आप, जब ये सुनवाई हुई उसमें क्या आदेश जो है वो आए हैं हाईकोर्ट के, वो आपको बताएंगे। क्या पुलिस जितने भी जिला के, अभी आपको मालूम है जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो जिला में ही सेवाएं देते हैं, ऐसे में स्टेट कार्डर को लेकर के क्या आगे हो सकता है और क्या हाईकोर्ट से आदेश आए हैं, आपको वो भी बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर बताएंगे, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर के लिए रवाना हो गए हैं। किन्नौर वो पहुंच गए हैं और किन्नौर में जो एक महोत्सव वहां पर होता है उसके समापन अवसर पर वहां पर होंगे। और भी कई खबरें हैं, हर खबर बताएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल ट्वीट कर एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है और ट्वीट करके जो है वो कांग्रेस सरकार को उन्होंने घेरा है। और वहीं अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जबरदस्त पलटवार किया है एक्स पर ही, जो सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म है एक्स, वो आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में ही थे। उन्होंने सुबह गोवर्धन पूजा के अवसर पर पहले गौ माता की पूजा की। इस दौरान उनकी जो धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर वो भी मौजूद रही, वो विधायक भी है। इसके अलावा बात करें, सीएम सुक्खू शाम करीब 4 बजे किन्नौर के लिए रवाना हुए हैं। वो किन्नौर पहुंच गए हैं और वहां पर जो स्थानीय जनता है जो वहां पर समस्याएं लेकर के गए थे सीएम के पास, उन्होंने वो समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें, आज शाम को राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि वहां पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं जो वहां पर प्रतियोगिताएं हुई है, विभिन्न प्रतियोगिताएं, उसके जो विजेता है उनको भी सीएम सम्मानित करेंगे। सीएम इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, यानी किन्नौर जिला को बड़ी सौगात भी सीएम देंगे। स्वाभाविक है, सीएम जब भी किसी प्रवास पर जाते हैं वहां पर जो परियोजनाएं होती है उसके उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। रात्रि ठहराव सीएम का आज कल्पा में है। वहीं कल सीएम कल्पा जो बाल आश्रम वहां पर रहे, वहां पर छोटे बच्चों से मिलेंगे, उसके बाद वो शिमला वापस आ जाएंगे। तो ये सीएम का शेड्यूल था कि सीएम कहां है और क्या वो आज और कल करने वाले हैं, आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर, मंत्री के एक पद के लिए कई राजनेता तलबगार हैं। सीएम सुक्खू ने हिमाचल दस्तक को कुछ दिन पहले ही डोडरा क्वार दौरे के दौरान राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे एक पद को भरने के लिए हाईकमान से स्वीकृति की बात कही थी। यानी ये मान के चलिए कि राज्य सरकार को अब 2 वर्ष बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। एक बड़ा कार्यक्रम शिमला में होने जा रहा है, कब होगा आपको ये भी बताएंगे हम, जिसके बाद कभी भी जो है वो प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जो संभावनाएं हैं। ऐसे में कई नेता मंत्री बनने के तलबगार हैं और सीएम सुक्खू का जो कार्यकाल है 2 साल का, वो पूरा होने वाला है बहुत जल्द। और ऐसे में अब जो तलबगार हैं वो कहीं ना कहीं अंदर खाते कोशिश भी कर रहे हैं, बार बार सीएम से मिल भी रहे हैं। आपको बता दें कौन मंत्रिमंडल की दौड़ में सबसे आगे हैं, कितने तलबगार हैं, पहले आपको वही बता देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय रतन कांगड़ा जिला से आते हैं, ये मंत्रिमंडल की दौड़ में शामिल है। वहीं क्षेत्रीय कोटे के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वहां पर जो मंडी जिला है और कुल्लू जिला है, जो वरिष्ठ नेता है कह सकते हैं आप कुल्लू के सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, ये भी मंत्रिमंडल की दौड़ में है। हालांकि सीपीएस का एक मामला जो है वो हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसमें जो है वो जजमेंट आनी है। और ऐसे में अब सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी मंत्रिमंडल की दौड़ में है और सीपीएस संजय अवस्थी भी, ये भी मंत्रिमंडल की दौड़ में है। वहीं मंडी जिला के एकमात्र कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ये दौड़ में है, लेकिन अगर इनको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो एक चीज तय है कि इनको कुछ और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर महिला कोटा से देखें, अगर महिला कोटा से किसी को बनाया जाता है तो उसमें पहली बार की विधायक अनुराधा राणा या फिर कमलेश ठाकुर की लॉटरी भी खुल सकती है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, मौजूदा सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं है, जबकि पिछली जयराम सरकार में सरवीन चौधरी ये महिला कोटे से मंत्री बनी थी। हालांकि महिला कोटे से कांग्रेस सरकार में मंत्री बनने के लिए अनुराधा राणा और कमलेश ठाकुर की जो सीनियोरिटी है वो आड़े आ सकती है, क्योंकि ये जो दोनों विधायक हैं पहली बार विधायक बननी है। अगर ये सीनियोरिटी के हिसाब से अगर ये कह सकते हैं आप इनकी सीनियोरिटी होती तो इनकी संभावनाएं बहुत अधिक थी, क्योंकि बार बार जब भी
कह सकते हैं आप कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, दिल्ली जो हाईकमान है, इसमें आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ना कहीं जो है वो पैरवी करते हुए नजर आती है। उनकी कोशिश रहती है कि जो महिला वोटर्स हैं उनको भी लुभाया जाए। तो अगर सीनियोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो इनकी सीनियोरिटी बहुत कम है दोनों विधायिकाओं की, तो ऐसे में इनके आड़े जो है वो मंत्री बनने में सीनियोरिटी आ सकती है। हालांकि जो निर्णय है हाईकमान ने लेना है और सीएम सुक्खू ने लेना है। संभावनाएं हैं कि 2 साल का जो कार्यकाल पूर्ण हो रहा है राज्य सरकार का, 11 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम शिमला में होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल के रूप में एक बड़ी ताजपोशी हो सकती है। सिर्फ एक पद खाली चल रहा है। हालांकि सीएम सुक्खू ने यह भी हिंट दिया है कि जो बोर्ड निगम के चेयरमैन हैं वो भी बहुत जल्दी बनाए जा सकते हैं। हालांकि कुछ एक ऐसी जगह भी है प्रदेश में अभी, जैसे महिला कह सकते हैं आप महिला आयोग हैं, तो कई जगह जो है वो ताजपोशियां होनी है। तो ऐसे में अब 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, तो एक जो पद खाली चल रहा है इसको राज्य सरकार भर सकती है। हमने आपको तलबगार बता दिए जो सबसे अधिक अभी आगे दौड़ में चल रहे हैं। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, जब हिमाचल दस्तक ने सवाल उनसे किया था कि क्या जो एक पद खाली चल रहा है उसको आप जल्द भरेंगे, तो उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि हम जो है वो इसके लिए जो कांग्रेस आलाकमान ने उससे मैं बहुत जल्दी जो है वो कह सकते हैं परमिशन लूंगा, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाएगा आने वाले समय में। इसके अलावा बात करें एक बड़ी खबर को लेकर के, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा पलटवार किया है। सीएम सुक्खू ने पीएम को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार सभी वायदों को पूरा कर रही है, राज्य में समग्र विकास किया जा रहा है। सीएम सुक्खू ने लिखा कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान की गई 10 गारंटियों में से महज 2 वर्षों के भीतर 5 गारंटियों को पूरा कर लिया है। सीएम सुक्खू ने इस पोस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग भी किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कल चुनावी जनसभा में कहा था कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि झूठे वादा करना आसान है मगर उन्हें सही तरीके से लागू करना बहुत कठिन है और असंभव भी है। वो हर चुनाव में लोगों से वायदे करते हैं लेकिन भली भांति जनता वो ये जानते हैं कि उन्हें वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अब लोगों को जो है वो लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी पूरी बेनकाब हो गई है। ये पीएम मोदी ने लिखा था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में विकास और वित्तीय स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसके पलटवार में हालांकि पीएम ने ये ट्वीट भी किया है सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर। उसके पलटवार में सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो है वो पीएम मोदी पर पलटवार किया और पीएम मोदी ने जो एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि हिमाचल सरकार के कर्मचारियों की सैलरी समय पर न देने का जिक्र उन्होंने किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने पीएम के ट्वीट के बाद एक्स पर अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। अब जिस प्रकार से चुनावी जनसभाएं होनी है आने वाले समय में, आप देखिए महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं तो स्वाभाविक है जब बड़े मंच होंगे तो वहां पर जो जुबानी तीर हैं वो छोड़े जाएंगे। इसी के चलते जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कर्मचारियों को सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, उसके पलटवार में जो है वो अब सीएम सुक्खू ने ये कहा है कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर ली है। बाकी जो ये कहा जा रहा है पीएम द्वारा कि हिमाचल प्रदेश में सैलरी समय पर नहीं मिल जा रही है, इस बात को सीएम सुक्खू ने सिरे से नकारा है और उन्होंने ये तक कह दिया कि हिमाचल प्रदेश में तो सैलरी समय पर तो दी ही जा रही है लेकिन समय से 5 दिन पहले दी गई है, जो अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। 3-4 दिन पहले दी गई है इन्होंने कहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। हकीकत है कि कांग्रेस को सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोलने और झूठी गारंटी देने की आदत पड़ चुकी है। जयराम ने कहा कि पूरे देश के सामने आज हिमाचल चर्चा का विषय क्यों बना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी का मॉडल है वो फेल हो चुका है। उन्होंने दावा किया है, उन्होंने आरोप लगाए हैं। ये हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिली थी और पेंशन भी जो है वो समय पर नहीं मिल रही है। गारंटी वाला कांग्रेस का यह मॉडल पूरे देश में फेल हो चुका है, जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं। और कर्नाटक में भी जिस वजह से आपसी लड़ाई है वो वहां के विकास में बाधा बनी है। कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर पा रही है और सभी जो विकास कार्य हैं वो रुके पड़े हैं, ये जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पार्टी के घोषणा पत्र और अपने पार्टी के छोटे बड़े नेताओं के बयान पर फिर से सुनने चाहिए और कैसी कैसी गारंटियां जो है वो चुनाव के वक्त दी थी अब
जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो ऐसे में जो बातें कही जा रही है वो सरासर गलत हैं। गारंटी कोई भी पूरी नहीं हुई है, सभी महिलाओं को 1500 रुपए नहीं दिए गए, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं। और जो फ्री बिजली की बात कांग्रेस कह रही थी, फ्री बिजली तो दूर, जो पहले से मिल रही थी सब्सिडी, वो भी जो है वो कांग्रेस ने हटाने का काम किया है। तो ये जो जुबानी हमला है ये जयराम ठाकुर ने बोला है और हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर आज अपने निवास स्थान समीरपुर में थे, उन्होंने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने नरेंद्र मोदी की सरकार, जो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हिमाचल के लिए मेडिकल कॉलेज मंजूर हुए थे, उन्होंने ये आरोप लगाए। बाद में हिमाचल में वीरभद्र सिंह की सरकार बनी और मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 3 साल एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन तक नहीं दी गई, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी है और आईना दिखाने का काम किया है, कैसे बगैर बजट के प्रावधान के कोई वायदे पूरे नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की और उनके 3 राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं। और आज हालत ये हो गई है कि ना 1500 रुपये मिल रहे हैं और ना ही जो है वो जो 1 साल के अंदर 1 लाख जो नौकरियां देने की वायदा किया गया था वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की जो झूठी गारंटियां हैं उससे जो जनता है वो समझ चुकी है कि गारंटियां पूरे नहीं होने वाली, जिसका परिणाम जो है अभी हरियाणा में देखने को मिला। ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा अध्यापक जो है वो एक बार फिर से मोर्चा खोलेंगे, लेकिन इस बार सरकार के खिलाफ नहीं। इस बार जो मोर्चा खोला जाएगा वो कंपनियों के खिलाफ जो है वो खोला जाएगा। सोमवार को यानी परसों सोमवार को अध्यापकों का शिमला के चौड़ा मैदान में हल्ला बोल रहे हैं। ये जो हल्ला बोल रहे हैं ये वोकेशनल टीचर्स करने जा रहे हैं। 2 कंपनियों ने कर्मचारियों को सैलरी का एरियर नहीं दिया है। इसमें एक कंपनी का नाम सेंटम कंपनी है और दूसरी जो कंपनी है वो ICSS कंपनी है। इन दोनों कंपनियों ने जितने भी इनके कर्मचारी जो इनके अंडर काम करते हैं, जो वोकेशनल टीचर्स भी है, कुछ एक जो है वो इसमें गार्ड्स भी है, ये 13,200 रुपए राज्य सरकार ने ये कहा था कि 20 अक्टूबर से आप पहले इनको दे दें। लेकिन अब देखिए नवंबर माह शुरू हो गया है, 13,200 रुपए इनको एकमुश्त मिलना था, लेकिन इन कंपनियों ने नहीं दिया है। तो ऐसे में जो मनमानी कर रही है कंपनियां, उनके खिलाफ चौड़ा मैदान में परसों बड़ा जो है वो हल्ला बोल होगा। और जो वोकेशनल टीचर्स हैं वो उस दिन जो शिमला की राजधानी शिमला में जो चौड़ा मैदान है वहां पर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और इनकी सरकार से ये मांग है कि जो कंपनियां हैं इनसे हमें छुटकारा दिया जाए। हम पूरे महीने बच्चों को पढ़ाते हैं और हम जो है वो जो हमें सैलरी मिलती है अगर वो समय पर ना मिले और जो सरकार आदेश जारी करती है वो कंपनियां ना माने तो ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा विभाग है वो हमें या तो फिर अपने डिपार्टमेंट में डाल दें या फिर बोर्ड निगमों में डाल दें। जो इनके अध्यक्ष हैं उन्होंने आज ये कहा है कि अब हम जो कंपनियां हैं उनसे छुटकारा चाहते हैं। इसके अलावा बात करें, एक बहुत ही रोचक खबर है, आम जनता से जुड़ी हुई खबर है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में 25 अक्टूबर से किसानों से मक्की की खरीद प्रक्रिया वो शुरू हो गई है और इसको लेकर अब क्या है कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने जो है वो तैयारियां कर ली है और अक्टूबर से शुरू हुई है, नवंबर माह भी जो है चल पड़ा है। तो जिनके पास मक्की की फसल है और मक्की की फसल आप उगाते हैं तो फिर सरकार आपसे मक्की लेगी और ये पूरे देश में सबसे अधिक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस आधार पर मक्की को खरीदा जाएगा। आपको बता दें 25 विभिन्न जगहों में ये खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में सरकार किसानों से 508 मीट्रिक टन मक्की खरीदेगी और प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले 3,218 प्रमाणित किसान जो है वो चयनित किए गए हैं और प्रदेश सरकार पहली बार प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों से मक्की की जो खरीद है वो करेगी। इसके बाद सरकार इसका आटा तैयार करके 1 और 5 किलो की जो पैकिंग है वो लोगों के लिए उपलब्ध भी करवाएगी। विभाग ने अभी आटे के दाम तय नहीं किए हैं और विभाग द्वारा खरीद की गई मक्की को आटे के रूप में डिपुओं में बेचने की जो योजना है वो बना रहा है। अभी तक इसके लिए सब्सिडी जो है निर्धारित जो है वो नहीं की गई है। आपको बता दें
बाजार में आमतौर पर जो मक्की की फसल है ये 20 से 25 रुपये खरीदी जाती है, लेकिन सरकार किसानों से सबसे अधिक 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मक्की खरीदेगी और देश में पहली बार मक्की पर दिए जाने वाला ये सबसे अधिक न्यूनतम मूल्य है, जिसका जिक्र खुद जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। तो मक्की खरीदेगी सारी सरकार। अगर आपने बेचनी है तो इसको आप जो नज़दीकी आपका जो केंद्र है वहां पर आप बेच सकते हैं। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों के पदों को जिला कैडर से स्टेट कैडर में बदलने पर विचार करने के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर है, कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जब पुलिस विभाग को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के पद और प्रोफाइल पर ध्यान दिए बिना राज्य कैडर बनाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है ये। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने पुलिस जिला बद्दी के एक पुलिस स्टेशन द्वारा महिला से बदसलूकी करने से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच न करने पर यह आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि अधिकांश पुलिस अधिकारी और जो कर्मी इस मामले में लापरवाह रहे हैं। इस कारण कोर्ट ने इन सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए, चाहे भले ही इसमें कुछ सेवानिवृत्त हो गए हो। इस बाबत अनुपालना रिपोर्ट 10 जनवरी 2025 को न्यायालय के समक्ष पेश करने के आदेश जो है वो कोर्ट ने दिए हैं। और कोर्ट ने पुलिस जिला बद्दी में पुलिस स्टेशनों के कामकाज में गंभीर गड़बड़ी पाई थी। इसका एक कारण वहां तैनात कई अधिकारियों कर्मचारियों का अपने संबंधित स्थानों पर असाधारण रूप से लंबा कार्यकाल भी माना गया था। इसलिए पुलिस जिला बद्दी के एसपी से पुलिस जिला बद्दी के पुलिस स्टेशनों में तैनात उन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया था जिन्होंने पुलिस जिला बद्दी में 3 वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है। इस पर कोर्ट को बताया गया था कि पुलिस स्टेशनों में तैनात कर्मियों के पद जिला कैडर होने के कारण उन्हें बद्दी पुलिस जिले में ही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में किया जाता है। पुलिस जिला बद्दी का क्षेत्र कम होने के कारण उन्हें आसपास ही तैनात करना पड़ता है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। एक ही स्थान पर सेवाएं देने से पुलिस कर्मियों पर अराजकता और मिलीभगत के आरोप लगते हैं। पुलिस में प्रचलित रवैये और दृष्टिकोण के कारण लोगों को निकट भविष्य में पुलिस से बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद नहीं है और आपराधिक न्याय के लिए भविष्य जो है वो अंधकार में लग रहा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि जब तक पुलिस के सभी पदों को स्टेट कैडर बनाए जाने का निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक पुलिस विभाग को जिला रोल पर लाए गए एनजीओ ग्रेड 2 को राज्य में कहीं भी सतर्कता, सीआईडी, टीटीआर, रेंजर कार्यालय, सीटीएस, पुलिस मुख्यालय आदि में तैनात किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एनजीओ ग्रेड 2 को बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद बटालियनों में भी तैनात किया जा सकता है। हालांकि वह बटालियन संबंधित पुलिसकर्मी के गृह जिला में नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस विभाग के हर कांस्टेबल को साइबर अपराध, सतर्कता, खुफिया, नारकोटिक, एसडीआरएफ आदि के लिए भी विशेष पुलिस दल में स्थानांतरित करने पर जोर देने को कहा है और कहा है कि आज के समय में आधुनिक पुलिसिंग की सख्त जरूरत है। कोर्ट ने उपयुक्त आदेशों बाबत पुलिस महानिदेशक को 30 नवंबर तक अपना शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश भी जारी किए। बहुत बड़ी खबर है जो जिला के अंदर, देखिए एक बड़ा मामला था, बद्दी का मामला था और उसमें यह सामने आया कि वहां पर मिलीभगत हो सकती है क्योंकि नजदीक में ही जो है वो स्थानांतरण हो जाता है। छोटा सा पुलिस जिला है, स्वाभाविक के नजदीक में ही पुलिस जो है वो स्थानांतरण किया जाता है जब ट्रांसफर होती है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार ने कहा है कि क्यों ना जो है वो इनको स्टेट कैडर किया जाए। हालांकि ये फैसला सरकार के स्तर पर होना है और सरकार इसमें क्या करती है, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जल्द से जल्द अब जो समय है, जो आने वाला समय है, इसमें पुलिस को स्टेट कैडर किया जाए। अगर पुलिस स्टेट कैडर होता है तो ये मान के चलिए फिर आगामी समय में अगर शिमला पुलिस में आप कांस्टेबल में लगे हैं या फिर अधिकारी, हालांकि अधिकारी तो जो है वो एक जगह दूसरी जगह पर चले ही जाते हैं, लेकिन जो है वो अगर आप कांस्टेबल भी लगे हैं तो फिर आपको शिमला
में ही तैनाती नहीं मिलेगी, आपको शिमला जिला से बाहर सोलन, इसके अलावा कांगड़ा, किसी भी जिला में तैनाती मिल सकती है। हालांकि इसमें सरकार अब क्या करती है, लेकिन जो पुलिस महानिदेशक है, जिनको आप डीजीपी कह सकते हैं, डीजीपी 30 नवंबर तक उनको अपना शपथ जो पत्र है वो दाखिल करने को हाईकोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, कांगड़ा जिला की बीड़ बिलिंग घाटी में आज से पैराग्लाइडिंग जो वर्ल्ड कप है वो शुरू हो गया है। 9 नवंबर तक चलने वाले प्रतियोगिता का शुभारंभ पर्यटन विभाग के चेयरमैन RS बाली ने आज किया और इस दौरान जो CPS किशोरी लाल है वो भी मौजूद रहे। हालांकि मुकाबले कल से शुरू होंगे और प्रतियोगिता के दौरान रोजाना चौगान के क्योर स्थित लैंडिंग साइट पर प्रदेश की संस्कृति को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसमें जो है वो BPA के जो अध्यक्ष हैं अनुराग शर्मा ने बताया कि 9 नवंबर को होने वाले समापन समारोह में खुद CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जो विजेता है उनको सम्मानित करेंगे और प्रतियोगिता के लिए 32 देश से 148 जो पायलट हैं उन्होंने आवेदन किया है। इसमें से 105 पायलट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो ये अच्छी बात है, जो टूरिज्म व्यवसाय है उसके इसको पंख लगेंगे। तो 32 देश के जो पायलट्स हैं वो अपना जौहर दिखाएंगे और ये शुरू हो गया है जी, कल से आधिकारिक रूप से शुरू होगा, क्योंकि कल से प्रतियोगिताएं शुरू होगी। लेकिन आज जो है वो आप कह सकते हैं RS बाली ने इसका विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इसके अलावा बात करें राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में नया मोड़ आ गया है। क्या यह नया मोड़ है? संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम कमिश्नर के कोर्ट से आए फैसले को मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चुनौती दे दी है। यह मामला जिला अदालत में 6 नवंबर को लिस्ट हुआ है। ऐसे में मामले में उस दिन सुनवाई प्रस्तावित है। मुस्लिम पक्ष से जुड़े 3 वेलफेयर सोसाइटी ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है और सोसाइटी ने जिला अदालत में दायर याचिका में कहा है कि नगर निगम आयुक्त के कोर्ट का फैसला डिफेक्टेड है। उन्होंने दावा किया है, उन्होंने ये फैसला संजौली मस्जिद कमेटी के नगर निगम को दिए हल्फनामे के आधार पर दिया है और सोसाइटी ने जिला अदालत में दायर याचिका में कहा है कि मस्जिद कमेटी कोई रजिस्टर नहीं है, जो मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है। ऐसे में उनके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ द्वारा दिया गया हल्फनामा गैर कानूनी है। जिला अदालत में याचिका दायर करने वाली मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी पोंटा साहिब के सदस्य नजाकत अली हाशमी ने बताया कि जो 3 अलग अलग कमेटी व सोसाइटी ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया है कि जिला अदालत में उनकी याचिका स्वीकार हो गई है और 6 नवंबर को मामला शॉर्टलिस्ट हुआ है। हाशमी ने बताया कि उन्होंने जिला अदालत में दायर याचिका में मांग की है कि नगर निगम आयुक्त में मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ के हल्फनामे के आधार पर अपना फैसला सुनाया है जो डिफेक्टेड है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ऐसे में उनका हल्फनामा गैर कानूनी है। इसलिए मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में दायर याचिका में अपील की है कि मामले में मुस्लिम समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई है। ऐसे में उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला अदालत में याचिका दायर करने में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी पोंटा साहिब ए जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी बिलासपुर और अल हुदा एजुकेशन सोसाइटी दिनक जो है वो मंडी शामिल है, जिन्होंने नगर निगम आयुक्त के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। तो ये एक नई चीज इसमें आ गई है जी। अब इन्होंने जो है वो ये जिला अदालत में मामला लगाया है, दावा किया है कि 6 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। इसके अलावा बात करें एक सबसे बड़ी खबर को लेकर के, शिमला पुलिस ने चिट्टा माफियाओं की कमर तोड़ दी है। आज 8 चिट्टा माफिया शिमला पुलिस ने धर लिए हैं और जो रोहड़ू के शाही महात्मा गैंग है उसके जो 8 आरोपी है उनको आज पुलिस ने पकड़ लिया है। SP शिमला संजीव गांधी ने कहा कि एक भी आरोपी इस गैंग का बचने वाला नहीं है, चाहे वो कहीं पर भी छुप जाए। शिमला पुलिस की ड्रग्स को लेकर 0 टॉलरेंस है। आज अलग अलग जो है वो जो भी, हालांकि इसमें केवल एक शाही महात्मा गैंग नहीं है, एक गैंग जो है वो कोटखाई की गैंग भी है, उस पर भी जांच चल रही है। दावा किया SP ने कि इसमें भी अभी जो है 15-20 अभी और व्यक्तियों को हम पकड़ेंगे। आज जो लोग पकड़े गए हैं इसमें सबसे अधिक सोचने वाली बात देखिए आप, शिमला पुलिस ने जो लोग पकड़े हैं वो अच्छी फैमिली से भी हैं और दूसरा ये लोकल लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। आपको नाम बताते हैं इनका। आज अलत आस मकरानी एक ये व्यक्ति है जिसको पकड़ा है, आरोपी है। नवदीप नेगी इसको पकड़ा है। संदीप शर्मा, इसके अलावा रंकुश पुहारटा, खुशीराम ठाकुर, सोमेश्वर, हनीश रांटा और पुरस्कृत वर्मा, साहिल मेहता, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोचने वाली बात
एक ये भी है कि सारे लोकल्स है, रोडू के सारे ये लोग ये जो इस शाही महात्मा की गैंग में पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कोई पंजाब का है, हरियाणा का है, हरियाणा से तार हो सकते हैं, पंजाब से तार हो सकते हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी तार हो सकते हैं, लेकिन ये जो लोकल जो युवा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो इस चिट्टा तस्करी में शामिल सोचने वाली बातें, जो अन्य लोग हैं उन्हें इससे एक चीज सीखने की जरूरत है कि अपने बच्चों को आप बचाएं, और अगर कोई चिट्टा बेच रहा है इसकी जानकारी आप गुप्त स्तर पर पुलिस को दें। आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। शिमला पुलिस ने दावा किया है कि जो गुप्त जानकारी हमें देगा उनका नाम हम नहीं जो है वो सामने लाएंगे। लेकिन अगर ये चिट्टा इसी तरीके से फैलता रहा तो फिर आने वाला जो भविष्य है वो अंधकार में जा सकता है। तो हमने आपको 8 लोगों के नाम बता दिए हैं। इसमें से जो सभी आरोपी है, मैक्सिमम जो आरोपी है रोहडू के आसपास के क्षेत्र के हैं, और शिमला पुलिस ने इन चिट्टा माफियाओं को पकड़ने के लिए इसका जो नाम है वो ऑपरेशन क्लीन दिया है। और ये जो अभियान है चलाया गया ऑपरेशन क्लीन के नाम से, इसका मकसद द पाथ ऑफ ड्रग फ्री शिमला है। शिमला पुलिस ने अभी अक्टूबर माह तक इस साल 462 ड्रग माफियाओं को पकड़ा है। ये सिर्फ हम ड्रग माफिया बता रहे हैं, जो भंग हैं और जो चीजें हैं वो अलग हैं। तो 462 जो चिट्टा माफिया, ड्रग माफिया है, उनको पुलिस ने जो है वो इस माह जो अक्टूबर माह तक, जनवरी से अक्टूबर माह तक धरा है। और शिमला पुलिस के जो एसपी है, शिमला के जो एसपी है संजीव गैन, दावा किया है उन्होंने कि जो ये शाही महात्मा वाली गैंग है इसमें अभी भी 10-15 लोग और हैं जो पकड़े जाएंगे, और ये जो आंकड़ा है ये 50 के पार जाएगा। अभी तक इस गैंग के 34 जो आरोपी है पकड़ लिए गए हैं। तो आप भी गुप्त सूचना के आधार पर जो है वो इनकी जो भी लोग चिट्टा बेच रहे हैं, कुछ और भी बेच रहे हैं नशीला पदार्थ, आप उसकी जानकारी पुलिस को दे ताकि जो और युवा है वो इसकी गिरफ्त में ना आए। इसके अलावा एक जो खबर है नगरोटा बगवां से, बहुत दुखद खबर है। 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि अभी तक युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और आपको बता दें, मृतक परिवार को न्याय मिले इसके लिए जो है वो वास्तविकता का पता किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि जांच में सहयोग करें, और अगर कोई भी जिसने ये मर्डर किया है इसकी कोई भी आपको जानकारी मिलती है तो पुलिस को आप जरूर दें। तो ये एक दुखद खबर है नगरोटा बगवां से सामने आई है। इसके अलावा बात करें बिलासपुर की जो पंजाब सीमा के साथ लगते गांव बहल का एक और जवान देश के लिए कुर्बान हो गया है। सीआरपीएफ में तैनात एएसआई तिलकराज निवासी बहल का दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हुआ। और सीआरपीएफ की 132वीं बटालियन में तैनात तिलकराज वर्तमान में श्रीनगर में तैनात था और देश सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। ड्यूटी के दौरान उसको अचानक जो है वो दिल का दौरा पड़ा जिससे उसकी मौत हुई है, शहीद हुआ है जवान। और इसका आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है वो अंतिम संस्कार कर लिया गया है। बहुत दुखद खबर है। और अपने पीछे जो है वो जो पत्नी है और 2 बेटों को ये छोड़ गए हैं, और ये बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा बात करें प्रदेश की चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन जल्द सिरे चढ़ेगी। इस रेल लाइन में राज्य के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने सशर्त विशेष सहायता राशि जारी कर दी है। राज्य सरकार को 82.17 करोड़ रुपए की जो राशि है वो मदद मिल गई है, लोन के रूप में मिली है। यह ऋण 50 साल बाद चुकाना होगा। इसे राज्य के हिस्से के रूप में इस परियोजना के लिए दे दिया गया है। इस बजट को 31 मार्च 2025 से पहले खर्च करना होगा। केंद्र सरकार ने इस मदद को जारी करते हुए चेतावनी भी दी है कि इस बजट को किसी अन्य परियोजना में खर्च किया तो इसकी केंद्रीय करों से कटौती की जाएगी। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा बात करें कुल्लू जिला के निरमंड के बायल एडिट के पास बीती शाम एक व्यक्ति ढांक से गिर गया, 50 फुट नीचे गया और उसकी दुखद मौत हुई है। संतोष कुमार इसका नाम था और ये शिमला के ननखड़ी का रहने वाला था। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर तो प्रदेश में जो मौसम है ये 7 तारीख तक साफ रहने वाला है। तो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो पूर्वानुमान लगाया जाता है उस हिसाब से अभी मौसम खराब नहीं है। इस सप्ताह मौसम साफ रहने वाला है और किसान बागवान थोड़ा परेशान भी है। किसान जो है वो खेती करना चाह रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। जो नई फसलें उन्होंने उगानी है, जो बागवान है तौलिए करने, कटिंग करनी है, खादें डालनी है तो वो नहीं डाल पा रहे हैं। तो फिलहाल जो मौसम का विभाग का पूर्वानुमान है उस अनुसार अभी 7 तक मौसम साफ है। 7 नवंबर तक मौसम खराब नहीं होने वाला है। और आपको बता दें जो पिछला कल था वो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। नवंबर माह में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि शिमला जो ऐसे क्षेत्र जहां पर ठंड होती है वहां पर ठंड हो रही है, लेकिन जो अधिकतम तापमान है कल्पा हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक ठंडे शहरों में से, ठंडी जगहों में से एक है। तो बीते कल वहां पर 40 साल बाद जो न्यूनतम तापमान था वो अधिक था। तो ये कह सकते हैं आपकी नवंबर माह में भी जो है वो जो अधिकतम तापमान होता है वो अधिक है। गर्मी का जो एहसास है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है।
तो मौसम 7 तक साफ है। जिसके अलावा जो पुलिस फॉर्म नहीं भरे हैं, मतलब दस्तक ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, राज्य सरकार ने जो है वो बड़ा कह सकते हैं आप राहत दिए युवाओं को। तो अब आप जल्द से जल्द जो है वो अपना पुलिस फॉर्म भर दें, ताकि जो है वो डेट जिस प्रकार से आगे बढ़ाई गई है 12 तारीख की गई है, तो उससे पहले आप भर लें। और साइट पिछले 5 दिन से नहीं चल रही थी, तो अब साइट भी चलना शुरू हो गई है, तो आप जरूर फॉर्म भर लें। इसके अलावा एनटीटी भर्ती बहुत जल्दी शुरू होने वाली इन प्रोसेस है। संभावना है कि ये भर्ती जो है वो अभी जिस प्रकार से प्रदेश में जो है वो अभी दीपावली का पर्व था, अब ये भर्ती इसी माह जो है वो सिरे चढ़ जाएगी। तो एनटीटी भर्ती में फिलहाल एनसीटी के जो नॉर्म्स हैं उस अनुसार पहले सिर्फ 1 वर्ष वालों को नहीं लिया जाएगा, 2 वर्ष का जिनका डिप्लोमा है उन्हीं को लिया जाएगा। एनसीटी के जो नॉर्म्स हैं उसी के अनुसार ये भर्ती होनी। पिछले कल सवाल आया था कि सर क्या जो 1 साल वाले उनको लिया जाएगा, तो फिलहाल जो हमारे पास सूचना है कि अभी जो ये भर्ती हो रही है इसमें 1 वर्ष के जो डिप्लोमा धारक है उनको नहीं लिया जाएगा। लेकिन प्रदेश में अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनके पास एनटीटी का 1 वर्ष का डिप्लोमा है। अब देखना पड़ेगा सरकार इसमें क्या करती है, लेकिन बात वही है कि एनसीटी के जो नॉर्म्स है उस अनुसार जो महिलाएं हैं जो बार बार ये कह रही है कि 1998 से अभी तक भर्ती नहीं हुई है, लगभग जो है वो 26 साल हो गए हैं, 26-27 साल। तो ऐसे में जब हमारे समय था उस वक्त एनसीटी का जो नॉर्म्स था उसमें जो है वो केवल 1 वर्ष का ही डिप्लोमा होता था। तो ऐसे में हम 2 वर्ष का डिप्लोमा कहाँ से लाएं? अब देखना पड़ेगा क्या डाइट केंद्रों में इनसे जो है वो ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो अधिकतर लोग हैं वो 1 वर्ष वाले हैं। अब अगर राज्य सरकार शुरू भी कर देती है इस भर्ती को, तो उसमें अभी जो संभावनाएं हैं वो ये है कि जो 2 वर्ष वाले डिप्लोमा धारक है वो बहुत कम मिलेंगे। फिर जो 6000 पदों पर ये भर्तियां होनी है उसमें बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे और ये प्री नर्सरी टीचर लगने हैं। अब एनसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से पहले चरण में ये भर्ती होने वाली है। तो 1 वर्ष वालों को फिलहाल अब देखना पड़ेगा सरकार क्या करती है, लेकिन अभी पहले चरण में इनको नहीं लिया जा रहा है। तो फिलहाल अभी इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। जो आज की महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। जुड़े रहें तात्कालिक खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। धन्यवाद।